ॐ ब्रह्मदक्षयश्वी देवेशि भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक विप्रति संस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए आज की अपनी सतत संहिता अध्ययन की कक्षा शुरू करेंगे। आज की अपनी कक्षा में हम सूत्र स्थान का पहला अध्याय यानी कि दीर्घम जीविती अध्याय का श्लोक नंबर 44 इसका अध्ययन करेंगे। अभी तक हम श्लोक नंबर 43 तक हम पढ़ चुके हैं और इसमें हमने अभी तक ये देखा है कि किस तरीके से आयुर्वेद का अवतरण हुआ था, आयुर्वेद क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 44। तो यहाँ पे से हमें क्या बता रहे हैं, आयुर्वेद के कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे सामान्य विशेष का जो सिद्धांत है जो कि हर जगह लगता है। जैसे अगर हमें किसी की बॉडी में धातु साम्य स्थापित करना है तो भी हमें सामान्य विशेष के इस सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि धातु साम्य करना ही अल्टीमेटली हमारी चिकित्सा का गोल है, ठीक है। और धातु वैषम्य कैसे होता है, अगर आपने पढ़ा होगा पहले, तो विकारो धातु वैषम्यम धातु साम्यम आरोग्यता, ऐसे करके एक कोटेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। विकारो धातु वैषम्यम यानी कि विकार कब होता है, जब धातुओं में विषमता आती है। और जब हम उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें बताया जाता है कि विकारो धातु वैषम्यम, धातु वैषम्य मतलब कि क्या, यानी कि जो धातुओं में, धातुओं से यहाँ पे आपको दोष, धातु, मल, इन तीनों को ही कंसिडर करना है। तो इन तीनों में अगर विषमता हो जाए, विषमता यानी कि क्या, या तो ये अपने एक्चुअल अमाउंट से थोड़ा कम हो जाएं या फिर अपने एक्चुअल अमाउंट से थोड़ा सा बढ़ जाएं, यानी कि ये साम्य अवस्था में ना रह करके या तो इनकी वृद्धि हो जाए या इनका क्षय हो जाए, इसी को ही हम कहेंगे धातु वैषम्य, ठीक है। अब इस धातु वैषम्य को ही ठीक करना, ठीक है, इस धातु वैषम्य को ही ठीक करना, यही हमारी चिकित्सा का गोल है, ठीक है। यानी कि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, धातु साम्य स्थापित करना है। अब ये धातु साम्य स्थापित करने के लिए हमें बेसिकली सामान्य विशेष का जो सिद्धांत है वो हमें पता होना चाहिए कि सामान्य क्या है और विशेष क्या है। तो आज अपनी कक्षा में जो है हम सूत्र स्थान पहला अध्याय श्लोक नंबर 44 यानी कि दीर्घम जीविती अध्याय का श्लोक नंबर 44 इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें बेसिकली हमें सामान्य और विशेष के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामान्य विशेष का सिद्धांत जो है वो धातु साम्य स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है। महत्वपूर्ण रोल कैसे प्ले करता है, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि सामान्य जो है वो वृद्धि का कारण है और विशेष जो है वो ह्रास का कारण है, तो आप धातु साम्य स्थापित करते टाइम, यानी कि अगर धातुओं में साम्यता स्थापित करनी है तो मान लीजिए किसी धातु की वृद्धि हो गई है तो उसका ह्रास करने के लिए आप क्या करेंगे, विशेष सिद्धांत को वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और अगर कहीं पे धातु का क्षय हुआ है तो उसकी वृद्धि करने के लिए आप वहाँ पे सामान्य सिद्धांत को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि धातु साम्य स्थापित करने के पर्पज़ से सामान्य विशेष का ये जो सिद्धांत है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आज हम देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं, देखिए, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्य तु। अब इनकी एक एक शब्द की मीनिंग हम समझते हुए चलेंगे। टीका में देखिए, तीसरी लाइन देखिएगा, तो वहाँ पे उन्होंने सर्वदा इस शब्द की टीका करी हुई है और क्या बोला है, सर्वदा सर्व अस्मिन काले नित्यगे च आवस्थिके च, यानी कि सर्वदा यानी कि सर्वदा की सिंपल मीनिंग होती है हमेशा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, सर्वदा से हमें क्या लेना है, सर्व अस्मिन काले नित्यगे च आवस्थिके च, यानी कि क्या, चाहे कोई भी काल हो, चाहे नित्य काल हो या फिर आवस्थिक काल हो। काल हमने पढ़े हैं ना कि काल दो तरीके का होता है, नित्य काल होता है और अवस्थिक काल होता है। नित्य काल जो होता है वो ऋतु की अपेक्षा रखता है और आवस्थिक काल जो है वो
रोग की अपेक्षा रखता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, यानी कि चाहे कोई भी काल हो, नित्यक काल हो या फिर आवस्थिक काल हो, उस टाइम पे वृद्धि का जो कारण होता है वो क्या किसे कहा गया है, सामान्य को बोला गया है, ठीक है। अब सर्वभावा नाम की यहाँ पे टीका दे रहे हैं वो, इसी के ही जस्ट आगे देखिएगा। पहले उन्होंने सर्वदा की टीका बताई, सर्वदा यानी कि सर्व अस्मिन काले नित्यगे च आवस्थिके च, उसी के ही जस्ट आगे जो है सर्वभावानाम, इसकी टीका हमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सर्वभावानाम इति अत्र सर्व शब्दः कृत्सनवाची भवन्ति सतताम अनुभवन्ति इति भावा द्रव्य गुण कर्माणि इति अर्थ। क्या कह रहे हैं कि सर्व भाव से हमें क्या लेना है, सतताम अनुभवति इति। एक तो हमें इससे ये ध्यान रखना है कि भावों में हमें क्या लेना है, द्रव्य भी लेना है, गुण भी लेना है, कर्म भी कंसीडर करना है। मान लीजिए अगर मैं किसी चीज़ की वृद्धि करवाना चाह रही हूँ कहीं पे, इसको इस एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कहीं पे क्या हुआ कि वात की वृद्धि हुई, ठीक है। अब मैं वात का शमन कराना चाहती हूँ, वात का क्या कराना चाहती हूँ, नहीं ये तो वृद्धि उसका आ जाएगा। हम देख रहे हैं सामान्य का। सामान्य में देखिए, मान लीजिए कहीं पे क्या हुआ है कि वात दोष की कमी हुई है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सामान्य सिद्धांतों को अप्लाई करके वहाँ पे वात की वृद्धि करवानी है। वृद्धि करानी है इन द सेंस कि मुझे वात को इतने इक्विलिब्रियम में लेकर के आना है जिससे कि वो अपने जो उसके नॉर्मल फंक्शनिंग बताई गई है आचार्यों द्वारा, वो फुलफिल कर सके, ठीक है। क्यों कर सके, क्योंकि आपको पता होगा कि वात की चाहे वृद्धि हो या फिर वात का क्षय हो जाए, दोनों ही कंडीशन में वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि अगर हम लैब में जाकर के अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कभी हमारा हीमोग्लोबिन बहुत डाउन आता है, कभी हमारा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है कुछ कुछ पेशेंट में। तो दोनों ही कंडीशन क्या कहलाती हैं, पैथोलॉजिकल कहलाती हैं, फिजियोलॉजिकल वो नहीं कहलाती। तो सेम ऐसे ही हमें अपने दोषों में भी देखना है कि दोषों का इक्विलिब्रियम में रहना क्या करवाएगा, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग करवाएगा। जैसे कि मान लेते हैं वात दोष, वात दोष का जो नॉर्मल फंक्शन क्या है कि मल मूत्र शुक्र गर्भ इनका निष्कासन करना, ठीक है। अगर वात दोष की वृद्धि हो जाएगी तो भी ये जो फंक्शनिंग है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर वात दोष कम हो जाएगा तो भी इनकी फंक्शनिंग में क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे हम सामान्य का सिद्धांत समझ रहे हैं, तो इसमें देखिए मान लीजिए अगर शरीर में वात दोष की कमी हो गई, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, यानी कि सामान्य से क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। वात का क्षय हुआ है, हमें वात की वृद्धि करानी है। वृद्धि करानी है इन द सेंस कि उसे इक्विलिब्रियम में लेकर के आना है। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा द्रव्य लेंगे जो कि वात को बैलेंस करने वाला हो, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, गुणों के अकॉर्डिंग, कर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले हम कोई द्रव्य लेंगे, फिर दूसरा हम क्या लेंगे, गुण लेंगे, तीसरा हम कर्म के द्वारा क्या करवाएंगे, उस भाव की शरीर में वृद्धि करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वभावा नाम से हमें ये लेना है, एक तो क्या है, सतताम अनुभवन्ति इति। सतताम यानी कि कंटिन्यूअसली हमें उसका प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि आज हमें लगा कि शरीर में वात दोष का इम्बैलेंस है, वात दोष की कमी हो रही है, तो हमने वात को बैलेंस में लाने वाली चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया। हमें क्या करना है, सतत उसका प्रयोग करवाना है। जैसे सिंपली एक आता है कि मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सतत रूप से उसका एक पर्टिकुलर टाइम तक उसका यूज़ करवाना है रोगी के उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन मांसाहार लिया और आपने कहा कि मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, लेकिन मेरे शरीर में तो किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ नहीं देखनी है वहाँ पे। हमें क्या कराना है, सतत उसका प्रयोग हमें करवाना है, ठीक है। इसके अलावा सतताम अनुभवन्ति, इससे हमें क्या करना है, द्रव्य गुण कर्म, ये तीनों ही लेने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उसे द्रव्य द्रव्य दे दें, गुणों का विचार ना करें, कर्म का विचार ना करें, ठीक है। तो तीनों चीज़ों का ही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, और यही तीनों चीज़ें हमें विशेष के लिए भी ध्यान रखनी है।
ठीक है। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, तो सर्वदा सर्वभावानाम ये जो शब्द आया है ये सामान्य के लिए भी है और विशेष के लिए भी है। ठीक है। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, सर्वदा सर्वभावानाम ह्रास हेतु विशेषस्य, यानी कि सभी भावों की वृद्धि का कारण सामान्य है और सभी भावों के ह्रास का कारण विशेष है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम इसकी टीका और देखते हैं तो यहाँ पे उन्होंने हमें टीका में बताया है कि सामान्य जो होता है वो एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला होता है, यानी कि वो सिमिलैरिटी लेकर के आता है। ठीक है। ये चीज़ जो है हमें आगे वाले श्लोक्स में भी देखने को मिलेगी, फिर भी हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सामान्यम एकत्वकरम इत्यादि ना वक्ष्यमाणम लक्षणम। यहाँ पे सामान्यम एकत्वकरम ऐसा कह करके आगे हम इसके लक्षण बताएंगे। वृद्धि आधिक्यम तत्कारणम वृद्धि कारणम, यानी कि जिसकी वजह से वृद्धि होती है वो सामान्य है। ठीक है। फिर इसका इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि सामान्य जो होता है वो 3 तरीके का होता है। ठीक है। द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। ठीक है। द्रव्य सामान्य को इन्होंने समझाने के लिए क्या बताया है? मांस खाने से मांस बढ़ता है, तो ये क्या है कि द्रव्य सामान्य है। हमने क्या करा यहाँ पे बॉडी में क्या करवाया कि जिस भी चीज़ की हमें वृद्धि करवानी थी हमने क्या करा, सामान्य सिद्धांत अप्लाई करते हुए जिस भी चीज़ को हमें बढ़ाना है वो वाले द्रव्य को बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है। तो हमने मांस की वृद्धि करवानी थी तो हमने क्या करवा दिया, पेशेंट को मांस खाने के लिए दे दिया। जैसे बकरे का मांस जो है वो हमारी बॉडी के मांस से सिमिलैरिटी रखता है, इसीलिए हमने क्या कह दिया, उसे बकरे का मांस खाने के लिए बोल दिया। ठीक है। दूसरा आता है गुण सामान्य। गुण सामान्य में भी हमें क्या करना है, गुण सामान्य में भी हम कराते तो द्रव्य को ही इंट्रोड्यूस हैं, लेकिन उसमें हम क्या देखते हैं, द्रव्य के गुण देख करके उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है। गुण के अकॉर्डिंग, जैसे कि दूध और घी खाने से क्या होता है, शुक्र की वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि दूध और घी का गुण जो है वो मधुर स्निग्ध शीत होता है, और ये जो भी इस तरीके के गुण वाले जितने भी द्रव्य होते हैं वो सभी क्या होते हैं, शुक्रवर्धक होते हैं। क्यों शुक्रवर्धक होते हैं? क्योंकि अगर आप शुद्ध शुक्र का गुण देखोगे तो उसका भी गुण क्या बताया, मधुर स्निग्ध और शीत बताया है। तो हमने क्या करा कि दूसरे जो हमने अपना सिद्धांत अप्लाई करा गुण सामान्य का, उसमें भी दिया तो हमने द्रव्य ही। ठीक है। हमने क्या किया, दूध और घी दिया। दूध और घी भी क्या है, एक तरीके से द्रव्य ही हैं, लेकिन हमने क्या करा कि द्रव्य को जो इंट्रोड्यूस करवाया था हमने उसके गुणों को देखते हुए इंट्रोड्यूस करवाया बॉडी में। ठीक है। तो हमारा वहाँ पे जो मेन फोकस था वो द्रव्य के ऊपर ना होकर के उसके जो गुण हैं उसके ऊपर था। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गुण सामान्य। ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कि और इसका एग्जाम्पल देखें तो स्निग्ध, गुरु, मधुर, श्रांद्र, पिच्छल गुणयुक्त जितने भी द्रव्य होते हैं ये सब क्या होते हैं, कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, जैसे दही, गुड़, घृत आदि। ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी के शरीर में हमें लग रहा है कि कफ दोष जो है वो सामान्य से कम है तो हम क्या करेंगे, उसे दही, गुड़, घृत ये सारी चीज़ें उसे खाने के लिए हम देंगे। और कब देंगे हम, जैसे कि स्टार्टिंग में ही उन्होंने बताया सर्वदा। सर्वदा यानी कि काल की अपेक्षा करते हुए। ठीक है। काल के अकॉर्डिंग हम उसे ये सारी चीज़ें देंगे। अब इसके बाद आता है कर्म सामान्य। तो कर्म सामान्य में उन्होंने क्या कराया कि हम कोई एक्टिविटी करवा करके, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि अगर किसी का वात दोष का शमन, वात दोष की कमी हो रही है तो हम क्या कहेंगे, रात्रि जागरण कर लो। रात्रि जागरण से क्या होगा, वात बढ़ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी का कफ बढ़ाना है तो हम क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे कि दिवा स्वप्न करो। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि चलने से वायु की वृद्धि होती है। ठीक है। तो अगर किसी के कफ को हमें बैलेंस करना है, उसकी बॉडी में वात को इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम क्या कहेंगे, आप चला फिरा करो ज़्यादा। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सामान्य का सिद्धांत है वो हमें अप्लाई करना होता है वृद्धि के पर्पस से। ठीक है। कहीं पे भी हमें किसी चीज़ की वृद्धि करवानी है तो हम
सामान्य सिद्धांतों को अपने माइंड में रखेंगे और हमें क्या माइंड में रखना है। एक तो ये कि सामान्य जो होता है हर काल में, चाहे नित्यक काल हो या फिर आवस्थिक काल हो, उस टाइम पे वो वृद्धि करने वाला ही होता है। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया कि सर्वदा यानी कि हमें सभी कालों की ये बात कर रहा है, ऋतु की, अवस्था की, सबकी ही बात कर रहा है, तो आप ऋतुचर्या का कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे कि क्यों जब ऋतु के अकॉर्डिंग अगर हम आहार विहार नहीं लेते हैं तो क्यों हमारे दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामान्य से हमेशा वृद्धि ही होगी। ठीक है, मान लीजिए अभी शरद ऋतु स्टार्ट हो चुकी है और इस टाइम पे अगर कोई व्यक्ति क्या करेगा कि पित्त के गुण वाले, जैसे कि उष्ण चीज़ों का सेवन करेगा, तीक्ष्ण चीज़ों का सेवन करेगा, अम्ल रस का ज़्यादा सेवन करेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि गुण हैं। ठीक है, तो उसने क्या करा कि डायरेक्ट उसने कोई द्रव्य नहीं लिया, उसने ऐसे द्रव्य ले लिए जिनके कि ये गुण थे। तो उससे क्या होगा कि सामान्य सिद्धांत से ये जाकर के बॉडी में क्या करेंगे कि पित्त दोष को बढ़ा देंगे। तो ठीक है, इस तरीके से हमें क्या है कि सामान्य के सिद्धांत को समझना है कि वो वृद्धि करवाता है 3 तरीके से। एक तो डायरेक्ट हम द्रव्य इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं गुणों के अकॉर्डिंग कोई द्रव्य इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तीसरा आता है हमारा कोई कर्म उसे हम करवाते हैं कोई एक्टिविटीज़ के द्वारा। फिर इसके बाद बात करते हैं ह्रास की। क्या कह रहे हैं? ह्रास हेतु विशेषश्च। ह्रास की अगर हम टीका देखें तो ह्रास की टीका मतलब इन्होंने क्या कहा है, ह्रास यानी कि अपचय, यानी कि किसी चीज़ की अगर कमी करानी हो तो वहाँ पे हम विशेष सिद्धांत को लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था कि जो सामान्य होता है वो 3 तरीके का है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। उसी तरीके से विशेष भी जो है वो 3 तरीके का होगा, द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। ठीक है, तो सेम सामान्य का सिद्धांत जैसे है वैसे ही ये रास विशेष का भी सिद्धांत है। वृद्धि के लिए जैसे कि इसमें इन्होंने बताया है टीका में अगर हम देखेंगे, वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीते विपर्यय, यानी कि वृद्धि के अपोजिट जो होता है वो क्या है, विशेष कहा गया है। ठीक है, और एक जगह ये भी कोटेशन आई है कि विपरीत गुणे देश मात्रा काल उपादिता। जैसे कि आपने देखा भी होगा जब हम दोषों के बारे में पढ़ते हैं तो दोषों की सामान्य चिकित्सा क्या बता दी जाती है कि विपरीत गुण वाले द्रव्यों से ये प्रकोपित दोष जो है इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट यानी कि विशेष सिद्धांत अप्लाई करके दोषों को साम्यावस्था में ला रहे हैं। और कैसे ला रहे हैं, मात्रा का, काल का, इन सब चीज़ों का विचार करते हुए, देश, मात्रा और काल इनका विचार करते हुए। अब देखिए ये तो सिंपल सी बात हुई कि सामान्य से वृद्धि होती है और ह्रास से क्या होता है, विशेष सिद्धांत से क्या होता है, ह्रास होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे टीका में जैसे इन्होंने बताया है कि कभी कभी क्या होता है कि सामान्य जो होता है वो वृद्धि करने वाला नहीं भी होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं। और एक्सेप्शन में उन्होंने क्या बताया है, एक्सेप्शन में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है आंवले का। ठीक है, आंवले के लिए उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने बताया है तेन आम्लक आदि गतानाम अम्लत्व आदिनाम पित्तगत अम्लत्वात् वर्धकत्व आम्लक गत शिशिरत्व प्रभाव विरोधित्वात् उपपन्नम एवं अन्यत्र अपि त्रिदोषहर द्रव्य बोधव्यम। यानी कि क्या कह रहे हैं, नॉर्मली तो हमें पता है कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ लेंगे पित्त के गुणों वाली तो उससे हमारा पित्त प्रकोपित हो जाएगा। लेकिन जैसे कि अगर हम आंवले की बात करें, आम्लक की बात करें, तो वो क्या है कि उष्ण गुण वाला होने से, अम्ल वाला होने से, ठीक है, अम्ल रस वाला होने से फिर भी क्या करता है, पित्त का जो गुण है उसको बढ़ाता नहीं है बल्कि क्या करता है, पित्त का शमन करता है। तो ये वाली जो कंडीशन रहती है वहाँ पे क्या होता है कि प्रभाव, ठीक है, प्रभाव का जो फिनोमिना आया है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक
ठीक है। इसके लिए सिंपली उन्होंने आगे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे चिंता से वात की वृद्धि होती है, ठीक है। तो चिंता करने से वात की वृद्धि हो रही है, इसमें हमने कोई द्रव्य नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, फिर भी वो प्रभाव से अपना काम कर रही है। इसी तरीके से संकल्प्यात वृषपाद युगलेपाच, यानी कि क्या कह रहे हैं, संकल्प जो है उसे सर्वश्रेष्ठ वृक्ष माना गया है, ठीक है। तो वो भी क्या है कि संकल्प से जो शुक्र की वृद्धि होती है वो भी कैसे होती है, प्रभाव से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल हमें बता दिए हैं। एक तो आंवले का बता दिया है और एक इन्होंने बता दिया है हमें संकल्प से कैसे शुक्र की वृद्धि होती है, ठीक है। तो वो क्या है, उनका प्रभाव है, ठीक है। और प्रभाव के लिए तो बोला ही गया है कि वो अचिंत्य शक्ति है जिसको कि हम सोच ही नहीं सकते हैं। बस हमें उसे क्या करना है, एज इट इज़ वैसे ही एक्सेप्ट करना है, उसके ऊपर ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, प्रभाव मतलब क्या, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ों को जैसा है उन्हें एज इट इज़ हमें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर हम और ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो और ज़्यादा कंफ्यूज ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनका प्रभाव कहा गया है। अब जैसे अगर हम विशेष की बात करें तो विशेष के लिए भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि द्रव्य विशेष में इन्होंने क्या कहा है कि मांस की वृद्धि होने पर हम क्या करेंगे कि मांस की वृद्धि हो रही है, यानी कि कफ की बॉडी में वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें वात प्रधान वाला जो जौहरी है, जौहरी यानी कि जौ आदि है, उसका सेवन करवाएंगे, ठीक है। जैसे कि स्थूल शरीर वाले मनुष्यों को मांस कम करने के लिए हम क्या कराते हैं, ज्वार बाजरा इन सब का प्रयोग करवाते हैं। फिर गुण विशेष में क्या है कि वायु जो है रूक्ष लघु और शीत होता है, और इसके विपरीत जो तेल होता है वो क्या होता है, स्निग्ध है, गुरु है, उष्ण युक्त है। इसीलिए तेल के प्रयोग से हम क्या करेंगे, बढ़ी हुई जो वात है उसका हम शमन कर देंगे। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जब हम आगे चल के वात की चिकित्सा पढ़ते हैं तो वात की चिकित्सा में सर्वप्रथम चिकित्सा जो आई है वो स्नेहन आया है, ठीक है, स्नेहन आया है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ अभ्यंग का यूज़ करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, ठीक है। मेरी जो सीनियर है डॉक्टर सुजाता बॉस, उन्होंने भी अभ्यंग के ऊपर काफ़ी स्टडी करी हुई है, और उन्होंने अपने जितने भी पेशेंट्स हैं ये स्पाइन के या फिर बैक पेन के, उन्होंने क्या करा हुआ है कि सिर्फ उनके लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके और उनमें अभ्यंग, ठीक है, वात का शमन क्योंकि अभ्यंग से ही होगा, स्नेहन से ही होगा, उसी चीज़ को करके उन्होंने काफ़ी पेशेंट्स को ठीक करा हुआ है। तो कहने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें बड़े बड़े पंचकर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। वरना इन जनरल होता क्या है, किसी को भी स्पाइन की कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले उसे कटी वस्ती देना स्टार्ट कर देते हैं, आस्थापन वस्ती, निरहु वस्ती, बहुत सारी बस्तियाँ उसकी चलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। जबकि हमें सिंपल सी अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो तो हम एक बेसिक अभ्यंग से, स्वेदन से, स्नेहन से या सिंपल घृतपान से भी पेशेंट को हील हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे वात की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो वात की वृद्धि हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि वात के गुण क्या क्या हैं। तो वात के गुण हमें पता है कि रूक्ष गुण हैं, लघु गुण हैं, शीत गुण हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट गुरु, स्निग्ध और उष्ण गुण के द्रव्यों का यूज़ करेंगे। अब देखिए इसमें हमने क्या कराया कि गुण विशेष में तो हमने इसको क्या करा दिया, इसका उष्ण तेल से हमने क्या करवा दिया, उपयोग करवा दिया। फिर उसके बाद अगर कर्म की बात करें तो हम क्या करेंगे, वायु का चल गुण होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता होगा या फिर बहुत देर तक खड़े रहने का उसका काम होगा, तो हम क्या कहेंगे, उसे सजेस्ट करेंगे कि जिससे उसकी बॉडी का चल गुण ना बढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे बैठना हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या है कि वात नाशक कहे गए हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हमें वहाँ पे बतानी पड़ेंगी। इसके अपोजिट अगर वो रनिंग कर रहा होगा बहुत ज़्यादा तो उसको हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि एलोपैथ में भी अगर किसी को स्पाइन की कोई इंजरी होती है तो उसे टोटली बेड रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो बेड रेस्ट करने के लिए उसे इसीलिए बोला जाता है जिससे कि उसकी जो बढ़ी हुई बात है ना वो एक बैलेंस में आ सके, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने क्या करा कि सामान्य और विशेष इसका सिद्धांत पढ़ लिया। अब इसके आगे की कोटेशन है प्रवृत्ति उभयस्य तु। अब देखिए हमने ये तो बता दिया कि सामान्य से वृद्धि होती है, ह्रास विशेष जो है वो ह्रास का कारण होता है, लेकिन अब इनको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो प्रवृत्ति उभयस्य तु यानी कि इनकी प्रवृत्ति आपको करवानी पड़ेगी। इसके लिए जो है टीका की लास्ट लाइन से देखिएगा 10 लाइन देखिएगा लास्ट से, तो वहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि क्या कह रहे हैं, अथ किम सबद्धाव अपि सामान्य विशेषो वृद्धि ह्रास कारणम नेति इति आ प्रवृत्ति उभयस्य तु। क्या कह रहे हैं कि ये जो सामान्य विशेष हैं ये वृद्धि और ह्रास का कारण कैसे होते हैं, तो ये बताया है उन्होंने प्रवृत्ति उभयस्य तु, यानी कि क्या, कारणम इति शेष, यानी कि यहाँ पे जो एक शेष शब्द है वो है कारण, यानी कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये सामान्य और विशेष जो हैं वो वृद्धि और ह्रास का कारण होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, उभयस्य, प्रवृत्ति उभयस्य, उभय मतलब कि क्या, सामान्य विशेष, सामान्य और विशेष की दोनों की हमें क्या करवानी है, प्रवृत्ति करवानी है। प्रवृत्ति यानी कि क्या, प्रवर्तनम, प्रवृत्ति प्रवर्तनम शरीरेण अभिसंबंध इति यावत, यानी कि क्या कह रहे हैं कि हमें चाहे हमें वृद्धि करवानी है चाहे हमें ह्रास करवाना हो, हमें क्या करवाना होगा, शरीर से उनका संबंध स्थापित करना होगा। अब ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ मुंह से बोल दूं कि हाँ किसी के शरीर में वात बढ़ गया है तो इसको तेल से अभ्यंग करवा दो। हमें क्या करवाना है, उसकी प्रवर्तन करवाना है, प्रवृत्ति करवानी है, यानी कि सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है, शरीर के साथ करना है वो सब चीज़ें, ठीक है। यानी कि अभ्यंग से हम बोल रहे हैं कि वात का शमन होता है, तो अगर हमें वात इम्बैलेंस दिख रही है कहाँ पे, तो हमें वहाँ पे अभ्यंग करवा करके वात का शमन करवाना है। शरीरेण अभिसंबंधम, ठीक है, यानी कि शरीर से उसकी प्रवृत्ति करवानी है। फिर क्या कह रहे हैं, एवं भूता प्रवृत्ति धातु सामान्य विशेषो वृद्धि ह्रासयो इति कारणम इति अर्थम। अब यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमने आपको ये सामान्य विशेष का सिद्धांत बताने का कारण क्या है, तो कारण है वहाँ पे धातु साम्य स्थापित करना, ठीक है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी जो चिकित्सा है, हमारी चिकित्सा का मेन पर्पस क्या है, धातु साम्य स्थापित करना, क्योंकि धातुओं की विषमता से ही क्या होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं। और धातुओं की विषमता दो तरीके की है, या तो क्षय होगा या तो वृद्धि होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सामान्य विशेष इस सिद्धांत की प्रवृत्ति करवा के, प्रवर्तन करवा करके, यानी कि शरीर में इनका प्रवर्तन करवा करके ही क्या करना है, धातुओं को साम्यावस्था में लेकर के आना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने श्लोक नंबर 44 पूरा पढ़ लिया है। इसको एक बार आप लोग खुद से भी पढ़िएगा, क्योंकि मेरी संस्कृत भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको टीका का एक एक शब्द प्रॉपरली उतने अच्छे से बता पाऊँ। तो आप हिंदी की ट्रांसलेशन की बुक जो आपके पास होगी उसमें नीचे से विमर्श दिए रहता है, तो आप क्या करिएगा कि टीका को पास में रखते हुए उसके विमर्श को पढ़ेंगे तो आपको कुछ हद तक चीज़ें क्लियर होंगी कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों में से कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि जिसको बहुत अच्छी फ्लुएंट बिल्कुल संस्कृत आती हो और वो टीका को बहुत अच्छे से पढ़ पाए। तो यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे टीका पढ़ने की, वो धीरे धीरे करके डेवलप होता जाएगा। जैसे कि जो बेसिक चीज़ें हमें समझनी है वो मैंने आपको बता दी है कि सर्वदा मतलब क्या, सर्वभावानाम मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो, ठीक है। तो प्रवृत्ति उभयस्य तु से मतलब क्या है उनका, ठीक है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो आपको भी ये थोड़ी बहुत बेसिक जो संस्कृत है वो समझ आने लगेगी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए श्लोक नंबर 45 क्या कह रहे हैं, सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्कृत, यानी कि सामान्य जो है वो एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला होता है, यानी कि सामान्य जो है वो कॉमन उसको लेकर के आता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि अगर हम यहाँ पे हम लोग हैं, इतने लोग प्रेजेंट हैं, तो अगर मुझे यहाँ पे सामान्य सिद्धांत को अप्लाई करते हुए ये करना हो कि सामान्य एकत्व कर्म, तो मैं सिंपली क्या बोल दूँगी कि अभी हम
इतने सारे वैद्य जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, पर्टिकुलर एक एक का नाम ना लेकर के, ठीक है, जैसे कि हमने डॉक्टर अर्शिया, डॉक्टर बेबी, डॉक्टर दीक्षित, डॉक्टर पूनम, इन सब का नाम ना लेते हुए हमने सिंपली क्या कर दिया कि वैद्यों की मीटिंग चल रही है, तो उसमें क्या है, सभी लोग आ गए। तो यानी कि सामान्य जो है वो क्या करता है, एकत्व कर्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे कि मनुष्य में मनुष्यत्व होता है, गौ में गोत्व होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। विशेषस्तु पृथक्कृत, और विशेष जो होता है वो क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है चीज़ों को, ठीक है। अब जैसे कि मैंने सिंपली कहा कि अभी हमने बोला कि वैद्यों की मीटिंग चल रही है, ठीक है। अब अगर इसी में ही मुझे विशेषता दिखानी हो तो मैं क्या बोलूँगी कि, तो मैं इसमें ये बोल दूँगी कि डॉक्टर बेबी जो हैं वो इस स्टेट से बिलोंग करती है, डॉक्टर हारून सर जो है वो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हमने क्या करा, विशेषता बता करके उसमें डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर दिया उसी ग्रुप में, ठीक है। तो विशेषस्तु पृथक्कृत्वम, तुल्य अर्थिता ही सामान्यम, यानी कि कॉमन अर्थ को बताने वाला जो होता है वो सामान्य होता है। जैसे वैद्य बोल करके उसने क्या करा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसने डिफाइन कर दिया कि हाँ ये पूरी जो कम्युनिटी है वो वैद्यों की है, ठीक है। और विशेष जो होता है उसके विपरीत होता है, यानी कि विशेष क्या है कि डिफ्रेंशिएशन शो करेगा। जैसे कि हमने क्या कहा कि ये एलोपैथ डॉक्टर हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे हमने विशेष का यूज़ करके डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सामान्य जो है वो एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करेगा, विशेष जो है वो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करेगा, और सामान्य जो है वो एक अर्थ को बताने वाला होगा, और विशेष जो है वो अगेन डिफरेंस को बताने वाला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ये सामान्य विशेष का सिद्धांत पढ़ लिया है। कल जो है, कल या फिर आगे जब भी क्लास होगी तो हम श्लोक नंबर 46 47 देखेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि खुद से ही इसकी टीका को थोड़ा बहुत गो थ्रू करें, क्योंकि टीका जो है वो बहुत बड़ी है और उसे क्लास में एक्सप्लेन करना इतना हो नहीं पाएगा, तो आप खुद से उसे गो थ्रू कीजिए। टीका अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी में जो नीचे विमर्श दिए रहता है वो कुछ हद तक चक्रपाणी से ही सम्मत रहता है, टीका से ही सम्मत रहता है, तो उसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो फाइनली हमारी आज की जो क्लास थी वो सामान्य विशेष सिद्धांत के ऊपर थी, और सामान्य विशेष का सिद्धांत जो है वो हमें आना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम शरीर में धातु साम्य स्थापित कर सकें, जो कि हमारी चिकित्सा का मेन पर्पस है। तो यहीं पे ही रुकते हैं। किसी की कोई क्वेरी होगी तो वो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। ग्रुप में अगर नहीं करना होगा तो आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।